Hello, my friends. Myself, Dr. Yashwant Singh. I am a gynecologist, sonologist, and infertility specialist practicing at Bharatpur, Rajasthan. Today, I will be talking about the important causes, the three important causes of infertility. इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ना हो पाने के, प्रेगनेंसी ना हो पाने के, संतानता के तीन प्रमुख कारण कौन से हैं? थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी। वो तीन ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जिस वजह से बच्चा नहीं ठहर पाता है कपल्स के? ये समस्या इनफर्टिलिटी की 10% ऑफ द कपल्स में, और बल्कि बढ़ती ही जा रही है, देखने को करीब मिल जाती है। और इन तीन कॉजेज़ में दो फीमेल पार्टनर से रिलेटेड हैं और एक मेल पार्टनर से रिलेटेड है। जो फर्स्ट कॉज है वो है ट्यूबल ब्लॉकेज, जो फीमेल से रिलेटेड। पहले जो कॉजेज़ हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। फीमेल से रिलेटेड दो कॉजों में जो है, फर्स्ट है ट्यूबल ब्लॉकेज, सेकंड है ओवेरियन डिसफंक्शन यानी कि ओवरी में एग नहीं बन पाना, और दूसरा ट्यूब्स का ब्लॉक होना। ये दो मुख्य कारण हैं जो फीमेल से रिलेटेड हैं। ट्यूब्स कंप्लीटली ब्लॉक हो सकती हैं, पार्शियली ब्लॉक हो सकती हैं। दो तरफ की ट्यूब्स होती हैं, जैसे दो तरफ की ओवरीज होती हैं उसी प्रकार दो तरफ की फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, राइट और लेफ्ट दोनों ब्लॉक हो सकती हैं। एक तरफ की ब्लॉक हो सकती है। अगर एक तरफ की ब्लॉक है तो भी प्रेगनेंसी ठहर जाती है, कोई ऐसी दिक्कत अमूमन नहीं आती है। परंतु अगर दोनों तरफ की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, कंप्लीटली ब्लॉक्ड हैं, तो प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर एग बनता भी है ओवरी में तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है यूट्रस तक, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, स्पर्म से मिलकर वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्यूब ही वो माध्यम है जो ओवरी से लेकर यूट्रस तक एग को ले जाती है। तो सबसे मुख्य तो यह कारण है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है ओवेरियन डिसफंक्शन, यानी कि एग्स का प्रॉपरली ना बन पाना। हर महीने अमूमन हर महिला के एक एग बनता है, कभी राइट साइड की ओवरी में, कभी लेफ्ट साइड की ओवरी में। अगर साइकिल्स रेगुलर हैं, अगर मेंसेस रेगुलर हैं, तो अमूमन ये मान लिया जा सकता है कि एग सही बन रहे होंगे, क्योंकि एग रप्चर होने की जो प्रक्रिया है, ओव्यूलेशन, उसके 14 डेज बाद अमूमन पीरियड्स आ जाते हैं। तो अगर साइकिल्स सही चल रही हैं तो हम मान सकते हैं कि एग्स अपनी जगह सही बन रहे हैं। पर उसको पता करने का और बेहतर तरीका है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, सोनोग्राफी में देखना। 10th डे 9th डे के आसपास से हम देखना शुरू करते हैं, रोज़ या एक एक दिन छोड़कर बुलाते हैं कि एग्स कैसे बन रहे हैं। यहाँ मैं ये और मेंशन कर दूं कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या नहीं हैं, यह पता करने का तरीका है HSG, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। उसमें हम सर्विक्स के थ्रू एक डाई डालते हैं, वो डाई प्रेशर से जाती है और दोनों ट्यूब्स में होते हुए जाती है। उसी दौरान हम एक एक्सरे खींचते हैं, और अगर वो डाई दोनों तरफ के जो फिमरियल एंड्स हैं, दोनों तरफ के जो ट्यूब के एंड्स हैं, उधर से निकल जाती है, इसका मतलब तो ट्यूब पेटेंट है, ट्यूब खुली हुई है। परंतु अगर कहीं ब्लॉकेज आती है तो वो डाई वहीं की वहीं रुक जाती है और एक्सपेल नहीं हो पाती है ट्यूब से, तो वो चीज़ एक्सरे में कैप्चर हो जाती है। तो ये HSG से हम पता लगाते हैं, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी से। एग्स बन रहे हैं या नहीं, ये हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से पता लगाते हैं। तो ये दो मुख्य कारण हो गए फीमेल के। एग्स अगर नहीं बन पा रहे हैं तो उसको बनाने की टैबलेट्स भी आती हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं, जैसे लेट्रोजॉल हो गया, क्लोमिफिन हो गया, वो हम एक और छोटी टॉक में डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है प्रेगनेंसी ना ठहर पाने का, इनफर्टिलिटी का, वो मेल फैक्टर है, मेल पार्टनर से रिलेटेड है। वो है सीमन की क्वालिटी में दिक्कत। सीमन की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हम सेमाइनोग्राम करते हैं, सीमन एग्जामिनेशन करते हैं।
उसमें हम 3-4 चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। फर्स्ट तो काउंट कैसा है, सीमेन के अंदर जो स्पर्म है उसका काउंट कितना है, स्पर्मेटोजोआ कितने हैं। द काउंट शुड बी 15 मिलियन। 15 मिलियन का मतलब हो गया 1,50,00,000 पर ml। 15 मिलियन पर ml इज़ द काउंट, ये होना चाहिए एटलीस्ट, इससे ऊपर होना चाहिए काउंट। 1 ml सीमन में जो स्पर्मेटोजोआ हैं उनकी संख्या इतनी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर काउंट कम है तो दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं मोटिलिटी। जो स्पर्म है वो आगे बढ़ते हैं, उनकी क्वालिटी होती है, दे हैव अ टेल जो आगे बढ़ाती है उनको यूट्रस की तरफ। तो आगे बढ़ने की हलचल जो हम कहते हैं मरीज को समझाने के लिए, गिनती और हलचल। तो दूसरी चीज़ हो गई मोटिलिटी। मोटिलिटी कितनी है, टोटल मोटिलिटी जो है वो होनी चाहिए एटलीस्ट 40%। टोटल में आ जाता है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जो यूट्रस की तरफ जा रहे हैं स्पर्म, उनका प्रतिशत कितना है, और जो अपनी ही जगह हिल रहे हैं, मोटाइल हैं पर अपनी जगह हैं, आगे की तरफ उतना नहीं बढ़ पा रहे, वो दोनों को मिला के टोटल मोटिलिटी हो जाती है, वो करीब 40% एटलीस्ट होनी चाहिए। और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी अपने आप में जो आगे बढ़ने वाले स्पर्म हैं उनकी जो प्रतिशत है वो एटलीस्ट 32% होनी चाहिए। तो काउंट, मोटिलिटी एंड थर्ड फैक्टर जो हम समाइनोग्राम सीमेन एग्जामिनेशन में देखते हैं वो है अग्लूटिनेशन। एटलीस्ट मैं इस पर ज़रूर गौर करता हूँ, क्योंकि मेरे कई पेशेंट्स हैं जो केवल इसी फैक्टर को ट्रीट करने की वजह से, जिनके 10-10, 14-14 साल हो गए थे शादी को, इसी फैक्टर पर ध्यान देने की वजह से उनका प्रेगनेंसी ठहर गई। अग्लूटिनेशन यानी कि सीमेन क्लॉट हो जाता है जब वजाइनल कैविटी में जाता है, तो अग्लूटिनेशन में ज़रूर देखता हूँ। थक्का जमने की संभावना तो नहीं है सीमेन में। अगर वो नेगेटिव है देन इट इज़ ऑल राइट। अग्लूटिनेशन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव है तो उसको ट्रीट करने के अपने तरीके हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हो गए, ट्यूब्स, ओवरीज एंड सीमेन। ये 3 तिकोन हो जाते हैं जहाँ पर हमें प्राइमरीली ध्यान देना चाहिए इनफर्टाइल कपल को मैनेज करते समय। अगली बार हम एक और कोई छोटा टॉपिक उठाएंगे या फिर इन तीनों में से किसी टॉपिक को और थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।